गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था एफआरओ के नोट्स को लेकर करके, तो एक हमारे पास जो है पेपर वन जो एफआरओ का सिलेबस है, एज पर सिलेबस एक नोट्स तैयार है फुल फ्लेज्ड के साथ। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ क्वालिटीज़ है, उसको आज हम डिस्कस करना चाहेंगे केवल एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में। और फिर आप देखेंगे कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है और आपको इसे क्यों पढ़ना चाहिए। जैसा कि है, दिस नोट इज़ कंपाइल्ड बाय मी। ये नोट्स मेरे द्वारा कंपाइल किया गया और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है अनटिल अनलेस आपको इस नंबर पे कॉल करके ही मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसकी क्या क्या कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात तो जो एफआरओ का जो पेपर वन का सिलेबस है, आप देखेंगे पहला यूनिट में आपको फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट, उसको फिर बायोस्फीयर। उसको आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 80 पेज एक डिटेल्ड नोट्स है। जैसा कि पिछले कुछ देख रहे हैं, जेपीएससी का जो पैटर्न है, छोटे प्रश्न वो नहीं पूछते, वो 32 मार्क्स के सवाल कर रहे हैं आपको, साथ ही साथ वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। और एक नया ट्रेंड जो सीडीपीओ में भी देखा गया है, कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव के भी रहते हैं। इसलिए कुछ वन लाइनर जो फैक्चुअल सवाल है, उन सभी चीज़ों को इसमें कंपाइल किया गया है। आप देखेंगे फिर इकोसिस्टम, आपके इकोसिस्टम के सारे टॉपिक्स जैसे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल इकोसिस्टम, इन इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर तीसरा जो सी यूनिट मैंने बांटा है उसे नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, उसमें फिर देखेंगे लास्ट का जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये पूरे के पेपर वन जो है आपका पेपर वन, याद रहे एफआरओ का केवल पेपर वन, ये 200 पेज नंबर तक आपके ये नोट्स हैं। अब देखिए आगे क्या खास बात है। जैसा कि हम पहले ही चैप्टर पे आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इट्स टाइप, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजनल रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, और कुछ वीवीआई क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे कि जैसा आपको इतना डिटेल्ड इन्वायरमेंट के नोट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो है आप देखेंगे कि ये फ्रेंच वर्ड्स इन्वायरन या फिर इन्वायरनर से आया है, लेकिन उसके साथ ही जब आप डेफिनेशन पे आएंगे तो आपको एक डेफिनेशन सीसी पार्क का है, इजी रॉस का, जेड रॉस, अल्बर्ट आइंस्टीन, टी एन खुशो, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यानी ये 6 डेफिनेशन दिए हैं और उनके आधार पे फिर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो एक डिटेल्ड नोट्स आपको यहाँ मिलता है। फिर आप देखेंगे कि कुछ डायग्राम आपको दिए गए हैं जहाँ भी ज़रूरत है, और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे फिर इसके स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, पॉलिसीज ऑफ वेरियस लॉ, कहाँ कहाँ इसके स्कोप है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, क्यों हम, वाई डू वी स्टडी इन्वायरमेंट। फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अभी जो वर्तमान में है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस टुवर्ड्स क्लीन इन्वायरमेंट, आप देखेंगे कि फंडामेंटल के किस किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(a)(1), 19(1)(g), आर्टिकल 32 टू 26, आर्टिकल जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट, आर्टिकल 248, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का है वो सारे कुछ दिए हुए हैं। फिर आप उसी प्रकार आगे चैप्टर में आएंगे हाइड्रोस्फीयर में, तो हाइड्रोस्फीयर में देखेंगे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। आप देखेंगे इसमें ये भी काफ़ी डिटेल्ड जो दिया गया है, डेफिनेशन आप देखेंगे ई जो उसका है। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 आपको, फिर तीसरे में मॉडर्न व्यू जो है वो डेफिनेशन दिए गए हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर आप इसी तरह पलटते जाएंगे, आप ओरिजिन देखेंगे जो, अब यहाँ पर देखेंगे द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज क्लोजली रिलेटेड। अब इतना ही नहीं, आप पीछे आ जाइए। जैसे देखिए, द टर्म हाइड्रोस्फीयर वाज कॉइन्ड बाय द ऑस्ट्रियन जियोलिस्ट एडवर्ड स्वेस। ये जो फैक्चुअल सारे कंपाइल किए गए हैं, अगर किसी भी तरह से आपका, अगर किसी भी तरह से पैटर्न चेंज होता है, कुछ सवाल आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो वो छूटने ना पाए। अब ये देखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर का ओरिजिन कैसे होता है, उसको लेकर के 2 थ्योरी है, वॉल्केनिक डिगैसिंग, वाटर फ्रॉम कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड। लेकिन फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे हाइड्रोस्फीयर जो है किस तरह इवॉल्व हुआ, वो आर्कियन एरा में क्या था, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट होता है, और अंत में यहाँ मॉडर्न हाइड्रोस्फीयर आता है।
फिर हाइड्रोस्फीयर का जो स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि कुछ सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर कहते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में वाटर है हमारे पास। फिर एटमॉस्फेरिक वाटर मतलब वाटर वेपर है, क्लाउड है, वो सारी चीज़ें। फिर ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर के भी कई ज़ोन हैं, आप देखेंगे जब निचला जो भूजल है, ज़ोन ऑफ एरेशन है, ज़ोन ऑफ सैचुरेशन है, ज़ोन ऑफ कन्फाइंड वाटर है, वाटरलेस ज़ोन, ये टॉप टू बॉटम एक सजाया गया है। और एक डिटेल्ड नोट्स है, देखिए जहाँ भी आपको डायग्राम की ज़रूरत है वो चीज़ें दी गई हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है। फिर अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंस के साथ-साथ एक चीज़ हमने किया है कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन हाइड्रोस्फीयर। ये चूँकि चीज़ें करंट से रिलेटेड सवाल हो जाती है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक को जो है करंट से जोड़ करके आप लोगों को कंपाइल किया गया है। तो एक अपडेटेड नोट्स है, करंट रिलेटेड नोट्स है, फिर आपको वीवीआई क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ। ये प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सवाल दिए गए हैं ताकि आप फिर आ जाइए एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस प्लस स्फाइरा से बना हुआ है। फिर आप देखेंगे डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशन हमने लिखा है। एटमॉस्फेयर का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ये पूरे पॉइंट वाइज से दिया गया है, आप देखेंगे पूरा का पूरा पॉइंट वाइज। उसके बाद फिर कंपोजिशन ऑफ एयर, कितने इसके कंपोजिशन है, वर्टिकल जो डिवीजन है एटमॉस्फेयर का, जैसे ट्रोपोस्फेयर है। और ये रे डायग्राम जहाँ ज़रूरत है सॉरी, डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह सारा कुछ देखिए। ये लिथोस्फीयर, टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को ब्रॉडली हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं, ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल। फिर उसके बारे में आप इतना सारा देख रहे हैं कि पूरा एक डिटेल्ड कंपाइल जहाँ भी आपको ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ चॉक है, सेल है, तो सेडिमेंट्री रॉक, तो इस सब के कभी-कभी टाइप्स पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी सॉइल होराइज़न है, तो जहाँ कहीं भी आपको डायग्राम की ज़रूरत है, वो डायग्राम दिए गए हैं। कुछ चीज़ों को टाइप किया गया है और कुछ जो है हैंड रिटेन में है। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन, अब ये जो है कि पीरियड ऑफ जो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था, उसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप था, वो डोनर एक्सेप्टर का था। पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन जब हुआ, तो उस समय कैसा रिलेशन था। और फिर हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पीरियड में हमारे पास क्या क्या जो रिलेशन था, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेज हुए। फिर देखिएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को तो डिफाइन किया गया है इसमें, लेकिन बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी, वो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। फिर बायोडाइवर्सिटी को आप देखेंगे कई सारे 2-3 डेफिनेशन हमने दिखा, 1 डेफिनेशन, 2, 3, 4 डेफिनेशन हमने दिए हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने दिया था, फिर आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया था। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना कि पिछला जो सीडीपी उसमें भी ऑब्जेक्टिव कुछ सवाल था, तो उन चीज़ों को भी कंपाइल किया गया है। फिर हम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें, फिर ये चीज़ शायद ही आपको कहीं मिले कि बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस, बायोडाइवर्सिटी को कौन-कौन से सूचकांक में दिखाया जाता है, ये चीज़ें स्पेशियल स्केल को, फिर अल्फा, बीटा और गामा, ये चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन ये चीज़ें आपको शायद ही मिले। फिर आप आगे आइए कि बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या हो जाता है। फिर आप ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन मेथड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड जो है इन सीटू, एक्स सीटू, फिर इन सीटू का क्या महत्व होता है, सेग्रेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व ये अपडेटेड है, ये 18 है, 18 में से आप देखेंगे 12 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को लिस्ट गिवन बिलो, वो पूरा लिस्ट, और ये अपडेटेड लिस्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकर करके। ये अब आएंगे, कुछ चीज़ों को टाइप किया गया है इसमें। अब अगर इकोसिस्टम आप पढ़ते हैं, तो यहाँ भी देखेंगे कि मैंने 3 डेफिनेशन दे रखा है, उसके आधार पे फिर एक कॉमन डेफिनेशन क्या हो सकता है, उसको हमने दिया है। इकोसिस्टम को लेकर करके आप फिर यहाँ आइए, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत है डायग्राम या का वो दिया गया है। फिर फंक्शन ऑफ, तो फंक्शन उसके जो है 4 हैं, एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, और ये तीनों को हमें एफआरओ के सिलेबस में डिटेल्ड से पढ़ना है। अब एनर्जी फ्लो को पढ़ते हैं, तो एनर्जी फ्लो का इस तरह से बाइफरकेट करके आपको कहीं भी नोट्स शायद ही मिल पाए। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा बाइफरकेट कर करके कि अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एनर्जी फ्लो का प्रिंसिपल क्या है, फिर एनर्जी फ्लो मॉडल। अब मॉडल भी आप पढ़ेंगे तो ये
3 मॉडल हैं, ये शायद इन सब चीज़ों को कंपाइल मैंने भी देखा है कि नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 40 मार्क्स के लायक नहीं है। आप उनसे 40 नंबर के सवाल या 32 मार्क्स के सवाल आप उससे नहीं लिख सकते। प्रोडक्टिविटी में आ जाइए, टॉपिक लेवल आप देखेंगे, टॉपिक लेवल सारे, फिर फूड चेन। अब फूड चेन में भी एक चीज़ को आप मैं दे रहा हूँ। फूड चेन में आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड चेन शायद ही आपको मिले, अगर मिल भी जाएगा तो ग्रेजिंग फूड चेन डेट्रियस मिलेगा। ऑक्सुलरी बहुत कम ही नोट्स में ये अवेलेबल होगा कि ऑक्सुलरी फूड चेन को दिखाया गया हो। फूड वेब क्या है, और कुछ चीज़ों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको दिया गया है ताकि अब उन चीज़ों को आप लिख सके। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पिरामिड एनर्जी क्या होता है, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल आप आ जाइए। न्यूट्रिएंट साइकिल को लेकर करके हमारे दो गैसियस होते हैं, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, उन सब चीज़ों को फिर आप आगे आ जाइए। इन सब चीज़ों को डायग्राम के साथ दिखाया गया है। फिर आप इकोसिस्टम आते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ठीक है, फिर मरीन इकोसिस्टम है। इन सारे चीज़ों को फिर इनसे समस्याएं जैसे जैसे सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वाटर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सब को भी कंपाइल कर करके एक मॉडल आंसर लिखा गया। आप इसको बेहतर भी कर सकते हैं, जो आपके पास नोट्स दिए गए हैं उनका हेल्प लेकर के इन चीज़ों को आप और भी बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये नेचुरल रिसोर्स एंड वाटर, ये मैनेजमेंट है, पहला वाटर मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर हाउ डू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्प्रूव एफिशिएंसी इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को, लैंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। फिर आप आ जाइए कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत है आपको, केवल यहाँ पर जब एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ना है हमें, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मेरिट्स, इतने सारे आपको मेरिट्स दिए गए हैं। डिमेरिट्स आपको एक साइट दिया गया है। फिर आप आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि डिमेरिट्स दिया गया है। फिर आपको ये जो करंट अपडेटेड रैंक है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, जो अभी का रैंक है जुलाई 2025 तक आप देखेंगे इसे अपडेट किया गया है। या एक चीज़ आप कह सकते हैं कि इसे 10 आज कौन सा दिन है, एक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक ये अपडेटेड है, इन सब चीज़ों को अपडेट किया गया है। फिर आपको ये एनर्जी सोर्सेस मिल जाएंगे नॉन कन्वेंशनल, लेकिन उनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इस तरह से डिटेल्ड, क्योंकि पिछले जेपीएससी में सवाल जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि किन्हीं दो जो आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनकी क्रियाविधि को, उनको एक्सप्लेन करें, उनके फंक्शन को। तो ये पूरा फंक्शन दर्शाया गया है कि ये कैसे काम करते हैं। विंड एनर्जी है तो विंड एनर्जी का भी पूरा एक फंक्शन दिया गया है, आप देखेंगे कि किस तरह से ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ विंड एनर्जी है। आप फिर सेंटर ऑफ आप देखेंगे। फिर इसको झारखंड के संदर्भ में भी कुछ चीज़ों को अपडेट किया गया है, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक डेटा रिलीज़ किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 60 से ज़्यादा ऐसे साइट हैं जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के चांसेस हैं, और इसी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर गर्म जलप्रपात बहुत पाए जाते हैं। टाइडल एनर्जी है तो कितने तरह का टाइडल एनर्जी होता है। आप इसको रफ डायग्राम के साथ, एक सिंपल डायग्राम, डायग्राम बहुत थे लेकिन जो उनमें से सबसे साधारण और आपके बनाने योग्य है उन सारे डेफिनेशन और डायग्राम को डाला गया है। फिर एयर पॉल्यूशन है, आप कुछ चीज़ों को, एयर पॉल्यूशन यहाँ 13, 14 ये 16 कॉजेज हमने लिखे हैं। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, 0.5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 प्रिवेंटिव स्टेप्स, आप इसे बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों को। आपको एक जो कि फिर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है कि व्हाट आर कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे वाटर पॉल्यूशन है तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और प्रिवेंशन क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स आपको दिया गया है, 3 हेडलाइंस, आपको एक जगह कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे फिर सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल को एक डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको दिखाया गया है। तो इस तरह पूरा का पूरा एक डिटेल्ड नोट्स है, आप चाहेंगे। फिर लास्ट का जो है इंपॉर्टेंट, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन एरिया। फिर देखेंगे आप सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉल्यूशन इन रूरल एरिया। इन सब चीज़ों को अलग अलग दिखाया गया, हेल्थ पे क्या हो सकता है इम्पैक्ट। फिर आप देखेंगे ये पूरा
ये पूरा यहाँ तक रूरल एरिया में क्या-क्या हो सकता है, फिर सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया। ये सारे के सारे पूरे एक डिटेल्ड तौर पे यहाँ पर कंक्लूजन है। तो ये 200 पेज तक है। तो ये एक कंप्लीट नोट्स है 200 पेज नंबर तक, और ये केवल और केवल हमारा ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 अभी कंपाइल धीरे-धीरे कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ चीज़ें जो है उसके 2 यूनिट तैयार हो गए हैं, 2 यूनिट बचे हुए हैं, वो भी जल्द आ जाएगा। और इस तरह का डिटेल्ड नोट्स शायद ही आपको एक जगह कंपाइल किया हुआ मिले। अब क्यों खरीदना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि पूरा आप यहाँ पर आप आइए, और आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं, पेज नंबर यहाँ किनारे में दिया हुआ है। आप टॉपिक मिलाइए और देखिए कि एक डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेगा यहाँ पर। एज़ पर सिलेबस है, टॉपिक वाइज़ है, डिटेल्ड एंड अपडेटेड है, एक ऑर्गनाइज़्ड फॉर्म में है। फिर देखेंगे जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, डायग्राम आपको दिया गया है, इट विल हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप देखेंगे कि ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके जेपीएससी के सिविल सर्विसेज हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप ये जो नोट्स है आपका, केवल और केवल एफआरओ के लिए नहीं, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर इसमें और भी कुछ अपडेट की ज़रूरत है तो एक चीज़ कहेंगे, आप हमारे ये जो ज्ञान मंथन आप देखेंगे, टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ उस अपडेट को डाल दिया जाएगा और वहाँ से पर जुड़ सकते हैं। ज्ञान मंथन का एक अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल पे जा कर के कुछ वीडियोज़, हो सकता है अभी चूँकि टाइम नहीं है, क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पर कुछ वीडियोज़ में ओपन वीडियो जो फ्री होंगे वो रहेंगे। और इसको परचेज़ करना है अगर आपको, तो आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मिल जाएगा इस नंबर पे। और याद रखिएगा, ये केवल और केवल कॉन्टैक्ट विद कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, कहीं और किसी बुक स्टॉल पे ये वो अवेलेबल नहीं है। अगर देता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। चलिए, आज के लिए आप सभी को थैंक यू। आई होप रिज़ल्ट आए, आप लोग एग्ज़ाम लिखें बेटर। थैंक यू वेरी मच।